हेलो एवरीवन। बच्चों, मैं मृदुला शर्मा आज आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। बच्चों, किसी कारणवश कल आपको हिंदी व्याकरण की फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं मिल पाई थी, तो आज आपको मैं फर्स्ट चैप्टर हिंदी व्याकरण का पढ़ा रही हूँ। तो सेवन्थ क्लास के बच्चों को आज मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, तो देख लीजिए, ये आपकी बुक है उद्बोधन की। आपने लास्ट ईयर भी यही बुक पढ़ी है और इस वर्ष भी आपके सेशन में यही बुक चलने वाली है। तो ये देख लीजिए, बुक की पिक्चर है आपकी उद्बोधन की, जिसे हम व्याकरण कहते हैं। तो लास्ट वीडियो में बच्चों आपने पढ़ी थी आमोदिनी, आपकी हिंदी साहित्य। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपना हिंदी साहित्य का वर्क अपनी नोटबुक में कर लिया होगा, उसको लर्न भी कर लिया होगा। तो आप करते रहें इस वर्क को और याद करते रहें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिवीजन टेस्ट भी देंगे बच्चों, जिससे जो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर आपने जितना भी पढ़ लिया है, इसी में से आपको कुछ टेस्ट के लिए हम आपको क्वेश्चंस देंगे। तो आप तैयारी रखें अपनी। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कहती इस चीज़ को, लेकिन हो सकता है कि आपको टेस्ट दिया जाए। तो चलिए चलते हैं लेसन 1 पढ़ने के लिए भाषा का। आइए, तो बच्चों आपका ये लेसन 1 है भाषा। हम इसको देखते हैं। 6 क्लास में भी आपने भाषा को पढ़ा था। 6th, क्या मैं समझती हूँ आप फर्स्ट क्लास से ही भाषा चैप्टर पढ़ते चले आ रहे हैं। भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा का प्रयोग कैसे किया जाता है, यही सब हम उसमें पढ़ते हैं। तो बच्चों आप हम आते हैं, आप और हम इसको अब पढ़ते हैं भाषा चैप्टर को। देखिए, इसका टॉपिक है भाषा। तो भाषा क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी भाषा क्या है। बच्चों, जो भी बात हमारे मन में होती है, हमारे मन में जो कुछ भी है, हमें दूसरे से कहना है, तो उसको हम कैसे कहें, उसको कहने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उस चीज़ को कहने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो भाषा जो है अपने मन के विचारों को प्रकट करने का साधन है। हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के मन की बात हम समझ सकते हैं, वही भाषा होती है। तो देखिए, ये पिक्चर में आपने देख सकते हैं यहाँ कि भाषा है ये, इसको पढ़ना है हमें। और नीचे भाषा क्या है उसकी परिभाषा दी गई है। तो चलिए पढ़ते हैं कि बच्चों, लोग विभिन्न भाषाओं में बातें करते हैं। एक समय था जब मनुष्य जंगलों में रहकर कंद मूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। यानी कि प्राचीन काल में जब हमारा मनुष्य जाति इतनी विकसित नहीं हुई थी, तो ये जंगलों में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे, बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो इसलिए कोई भाषा का भी विकास नहीं हुआ था। सब लोग चुपचाप रहते थे अपना, ऐसे ही, उनको बोलना नहीं आता था, भाषा का विकास नहीं हुआ था। तो परंतु जैसे जैसे मनुष्य ने आग जलाना, खेती करना, एक स्थान पर रहना शुरू किया, तो धीरे धीरे कुछ ध्वनियाँ निकालने लगे। तो जैसे ही वो सब साथ साथ रहना उन्होंने शुरू किया, उनको आपस में कुछ कहने की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने अपने मुंह से कुछ ध्वनि निकालने की कोशिश की और जो मुंह से ध्वनियाँ निकली वही मिलकर जो है वो भाषा बनी उनकी। हमारा इतिहास गवाह है कि मनुष्य का जीवन धीरे धीरे विकसित हुआ, तभी तो आज के समय में जो हम अनेक भाषाएं बोलते हैं, इन सभी भाषाओं की प्रगति में हजारों वर्ष लगे हैं। जिस भी देश में जो भी भाषा बोली जाती है, वह उसकी सभ्यता और संस्कृति पर आधारित होती है। बच्चों, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और हर देश की भाषा जो है वो अलग होती है। हर देश की भाषा उसके वातावरण के अनुसार, उसकी सभ्यता के अनुसार, उसकी संस्कृति के अनुसार ही होती है। भाषा क्षेत्रीय भाषाओं से मिलकर बनी है। क्षेत्रीय भाषाएं बच्चों, ये जो हम जगह जगह पर अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, बोलियां जिसे हम कहते हैं, उन बोलियों को मिलकर ही भाषा बनती है। तो जो क्षेत्रीय भाषाएं मीन्स जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं, उनको मिलाकर ही भाषा बनती है। नीचे आते हैं। अतः हम जो कुछ बोलते हैं वह भाषा होती है। यहाँ तक कि पशु व पक्षियों की भी अपनी अपनी भाषा होती है, वे भी भाषा में बातचीत करते हैं। तो हर किसी की अपनी भाषा होती है, पशु की, पक्षियों की, मनुष्यों की, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है और वे अपनी ही भाषा में बात करते हैं। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा भाषा के बारे में, भाषा क्या है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं ये कि भाषा क्या है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम जो कुछ बोलते हैं वही भाषा होती है। हम दूसरों के सामने अपने मन के विचारों को भाषा द्वारा ही प्रकट करते हैं। भाषा के बिना हम अपनी पूरी बात दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकते। मीन्स अगर भाषा नहीं है तो हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। उसको कहने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है।
तो देखिए ये येलो बॉक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि भाषा क्या है। भाषा की जो परिभाषा प्रॉपर दी हुई है इसमें वो ये है कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। वही मैंने आपको समझाया था अभी इसमें कि भाषा क्या है, कि हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने रखने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि भाषा का प्रयोग। अब आता है भाषा का प्रयोग बच्चों। भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं हम? आपने अभी समझा कि भाषा क्या है, अब हमें देखना है कि भाषा का प्रयोग किस किस तरह से हम करते हैं। बच्चों भाषा को हम दो तरह से प्रयोग करते हैं। मैं आपको समझा रही हूँ कि भाषा को हम दो तरह से प्रयोग करते हैं। एक होती है मौखिक भाषा और एक होती है लिखित भाषा। अर्थात जो कुछ भी हम कह रहे हैं, जो कुछ भी हम कह रहे हैं मुंह से बोलकर, वो हमारी मौखिक भाषा होती है, और जो कुछ भी हम लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं वो हमारी लिखित भाषा होती है। यहाँ आप ये पिक्चर देख रहे हैं, देखिए यहाँ एक अध्यापक हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे अध्यापक की बात सुन रहे हैं और सुनकर और समझकर उस बात को अपनी कॉपी पर लिख रहे हैं। तो अध्यापक ने जो कुछ बच्चों को समझाया बोलकर वो मौखिक भाषा हुई, और बच्चों ने जो कुछ भी अध्यापक की बात को सुना, समझा और उसको लिखा, अर्थात जो कॉपी पर लिखा, वो जो है वो लिखित भाषा है। देखिए मैंने इसमें अंडरलाइन भी किया हुआ है कि जो कुछ भी कॉपी पर लिखा वो लिखित भाषा है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि लिखित भाषा क्या है और मौखिक भाषा क्या है। ये भाषा का प्रयोग है। आगे चलते हैं, इसको बच्चों आप पढ़ लीजिएगा। और मैं बच्चों आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि कम से कम आप 2 बार चैप्टर को जरूर पढ़ें, जब तभी आपकी समझ में आ सकता है। आपके टीचर आपको क्या समझा रहे हैं उसको अच्छे से समझने के लिए आप चैप्टर को जरूर पढ़ें, कम से कम 2 बार। आप इस समय कुछ आपको काम नहीं है, घर पर कहीं जाना नहीं है, कहीं आपको आना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडी को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके आप स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए नेक्स्ट पेज पर बच्चों ये पिक्चर बनी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पिक्चर में आप अपनी बुक, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बुक भी साथ में खोली हुई होगी पढ़ने के लिए। तो यहाँ इस पिक्चर में एक पिक्चर है ये, इसमें मोदी जी जो है भाषण दे रहे हैं जनता को। आप फर्स्ट पैराग्राफ में देख सकते हैं, इसी बारे में लिखा हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को, अपने देशवासियों को भाषण दे रहे हैं, और उस भाषण में वो मौखिक रूप से जनता से कुछ कह रहे हैं। ठीक है, अब हम नीचे वाले पैराग्राफ में आते हैं। अब जनता उनकी बात को समझ रही है कि वो क्या कह रहे हैं। तो मोदी जी ने जो भी जनता से, जो भी अपने देशवासियों से कहा, मुंह से बोलकर भाषण के रूप में जो कुछ भी कहा, वो है मौखिक भाषा। और यहाँ भाषा, मौखिक भाषा मीन्स भाषा है वो। और यहाँ नीचे वाले पैराग्राफ में देखिए, जो कुछ भी देशवासियों ने सुना वो भी भाषा है। अर्थात मोदी जी ने अपने मन की बात कही भाषा के द्वारा, और देशवासियों ने मोदी जी की बात सुनी वो भाषा के द्वारा। अर्थात भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम दूसरे के मन की बात और अपने मन की बात एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकते हैं। नीचे आते हैं भाषा के रूप। तो बच्चों ये देखिए भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप होते हैं। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मैं आपको समझा रही हूँ, मेरे समझाने के बाद या मेरे साथ साथ ही आप इसको पढ़ेंगे, बिना पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं कि बच्चों जो कुछ भी हम मुंह से बोलते हैं वो भाषा का मौखिक रूप होता है। कैसे? प्रधानमंत्री ने अपनी भाषा से लोगों को अपने विचारों से अवगत कराया। उन्होंने कहा नेहरू के सपनों का भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात यहाँ इस पैराग्राफ में मोदी जी एक भाषण दे रहे हैं, जैसा कि ऊपर भी समझाया गया था, और यहाँ भी वही बात है कि मोदी जी एक भाषण दे रहे हैं और वो देशवासियों से कुछ कह रहे हैं। नीचे इस वाले पैराग्राफ में देखिए कि इस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने भाषण द्वारा अपने विचारों को जनता तक पहुंचाया। अर्थात मोदी जी ने भाषण दिया, वो बात जनता तक पहुंची और जनता ने उनकी बात को सुना, समझा। दोनों, मतलब मोदी जी ने मौखिक रूप से कुछ कहा तो वो मौखिक भाषा कहलाई, और पब्लिक ने, देशवासियों ने उनकी बात को सुना, समझा, वो भाषा कहलाई। तो अब नीचे आते हैं लिखित रूप पर। भाषा का लिखित रूप क्या होता है बच्चों? जब हम अपने मन की बात किसी के सामने लिखकर शब्दों में प्रकट करते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप
होता है। कैसे, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। सपोज़ हमें कुछ अपने प्रधानाचार्य जी से कुछ कहना है, तो हम उस बात को लिखित रूप में कह सकते हैं। कैसे, हम जाकर ये नहीं कि हम गए और हमने जाकर के ऑफिस में बोल दिया कि ऐसे ऐसे सर ऐसे ऐसे बात है। तो बच्चों ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमें जो कुछ भी कहना है हमें लिखित रूप में देना होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे, उसमें हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो हम उसमें लिख कर मेंशन करेंगे। फिर जाकर वो हम अपने प्रधानाचार्य जी को देंगे। तो वो भाषा का हुआ लिखित रूप। और पहले समय में ये मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तो हम अपने संबंधियों से, रिश्तेदारों से हम फ़ोन पर बात नहीं कर सकते थे, तो हम क्या करते थे, पत्र लिखकर अपनी कुशल मंगल उन तक पहुंचाते थे। तो ये भाषा होती थी लिखित भाषा। अर्थात लिखकर हम क्लास में भी बच्चों क्वेश्चन आंसर्स जब लिखते हैं तो कॉपी पर लिखते हैं, तो वो जो कॉपी में हमने लिखा वो भाषा का लिखित रूप होता है। अर्थात मुख के द्वारा बोली गई भाषा मौखिक भाषा, और लिखी गई भाषा जो हम शब्दों में लिखते हैं वो होती है लिखित भाषा। तो नीचे आते हैं कि याद रखें पर देखिए ये पॉइंट है कि लिखित भाषा ही स्थायी भाषा होती है। अर्थात हम विश्वास कर सकते हैं अपनी लिखित भाषा पर। हमारा साहित्य, हमारा इतिहास सब लिखित रूप से हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है। तो हम अगर हमसे कोई कहने लगे कोई बात हमारे पुरानी इतिहास के बारे में, तो हम तब तक विश्वास नहीं करते जब तक हम उसे लिखित रूप से देख ना लें। तो लिखित भाषा ही हमारी स्थायी भाषा होती है। अब नीचे आते हैं भारतीय भाषाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। इस भाषा को 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं में से 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएं अग्रलिखित हैं। तो बच्चों देखिए, हमारे संविधान ने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा की मान्यता प्रदान की गई है। अर्थात संपूर्ण देश में हमारी हिंदी भाषा बोली जाती है। वो बात अलग है कि अलग अलग राज्यों को अलग अलग भाषाएं दी गई हैं, मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन संपूर्ण देश में, पूरे भारतवर्ष में हमारी हिंदी भाषा बोली जाती है और इसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और 14 सितंबर 1949 को हमारी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का रूप दिया गया था। तो आगे चलते हैं, पेज नंबर 7 पर देखते हैं क्या हैं वो भाषाएं जिनको भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। कौन कौन सी भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं देखते हैं। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, गुजराती, कन्नड़, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, नेपाली, असमिया, कश्मीरी, मैथिली, संथाली, उर्दू, डोंगरी, मराठी, बोडो आदि। ये हमारी भारतीय भाषाएं हैं जिसमें हमारे संविधान ने जिनको मान्यता प्रदान की है। और नीचे देखिए, संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, हिब्रू आदि। आगे आते हैं बच्चों बोली पर। देखिए बोली क्या होती है। अभी हमने समझा भाषा किसे कहते हैं, अब हम देखते हैं बोली क्या है। बच्चों भाषा जो होती है, संपूर्ण देश में एक भाषा हमारी बोली जाती है, ठीक है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन राज्यों के बाद भी बच्चों कुछ क्षेत्रों में हमारी एक अलग ही हम भाषा बोलते हैं। सपोज़ हम बिजनौर में रहते हैं तो हम बिजनौर की लैंग्वेज हमारी थोड़ी अलग है। हम इधर मुजफ्फरनगर साइड में देखते हैं तो हमारी वहाँ की भाषा बिल्कुल अलग है। तो ये बच्चों क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। तो ये हम इसको भाषा नहीं कहते, हम इसको बोली कहते हैं, क्योंकि हम इस बोली को लिख नहीं सकते। ये बोली हमारी लिखने में प्रयोग नहीं होती, ये सिर्फ हम बोलते हैं। बोली हमारी बोलने में प्रयोग होती है, लिखने में प्रयोग हम इसको नहीं कर सकते। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। बोली क्षेत्रीय भाषा होती है। बोली का एक अपना सीमित क्षेत्र होता है। केवल उस क्षेत्र में रहने वाले लोग ही उसे बोल और समझ सकते हैं। मीन्स उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको समझना और बोलना वो केवल उस क्षेत्र के लोग ही जानते हैं। दूसरा क्षेत्र का व्यक्ति अगर वहाँ आता है तो वो उसको इतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा, नहीं बोल पाएगा। जबकि भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली का अपना कोई लिखित रूप नहीं होता, इसका कोई भी लिखित साहित्य नहीं होता है। भारतवर्ष में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा और बोली में अंतर निम्नलिखित रूप से प्रकट किया जा सकता है। तो देखिए, भारतवर्ष में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। मैंने अभी अभी बताया आपको कि बोली का कोई भी लिखित रूप नहीं होता। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ दी गई हैं बोली और भाषा में अंतर। ये आपका
बोली और भाषा का अंतर है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक पॉइंट में आपको कुछ नहीं है इसमें, से बहुत ही कॉमन थिंग्स हैं जो मैंने आपको समझाई हैं, वही बातें इसमें लिखी हुई हैं। केवल एक पॉइंट है बोली वाले पार्ट में, सेकंड पॉइंट ये मैं आपको समझा देती हूँ कि बोली केवल बोली ही जाती है। यदि किसी बोली में साहित्य रचना होती है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है, जैसे अवधी और ब्रज। अर्थात अवध की जो भाषा है वो क्षेत्रीय भाषा है, बोली है, वो भाषा नहीं है। लेकिन अगर उस बोली में हम कोई साहित्य की रचना करते हैं तो वो भाषा नहीं कहला सकती, लेकिन उपभाषा का रूप ले लेती है। समझ गए? वो उपभाषा का रूप ले लेती है। तो जैसे अवधी भाषा में हमारी रामचरितमानस लिखी हुई है, तुलसीदास जी ने लिखी है, अपनी रचनाओं में उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है, तो वो उपभाषा बन गई है। अब ब्रज भाषा में सूरदास जी ने लिखा है, साहित्य की रचना की है, तो वो उपभाषा बन गई है, ब्रज भाषा। तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए कि भारत के राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं। तो ये कुछ राज्य दिए गए हैं और ये इनकी भाषाएं दी गई हैं। बच्चों ये आपको पढ़ना है और इसको लर्न करना है, क्योंकि ये एग्जाम्स में जरूर आती हैं। राज्य और उनकी भाषाएं, प्रांत मीन्स राज्य, ये राज्य हैं, ये भाषाएं हैं, ये जरूर आती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर बच्चों। नेक्स्ट पेज पर भी आपकी भाषाएं ही दी गई हैं और राज्य दिए गए हैं, ये भी आपको पढ़ना है और याद करना है। अब देखिए नीचे इसी पेज पर आते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषाएं। ये कुछ केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं और ये इनकी भाषाएं हैं, ये आपको लर्न करनी है इसमें से देखकर। आगे चलते हैं बच्चों, मानक भाषा। मानक भाषा किसे कहते हैं मैं आपको समझाऊंगी पहले अपने शब्दों में कि बच्चों मानक भाषा वो भाषा होती है जिसे कुछ विद्वानों द्वारा मानक रूप अर्थात मान्यता प्रदान की जाती है, शिक्षाविदों द्वारा। अब आप सोचेंगे कि कैसे? देखिए यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि एक तरफ अमानक भाषा है, एक तरफ मानक भाषा है। तो पहले हम इन शब्दों को इस तरह से लिखते थे। पहले वाले जो कॉलम में है, मानक भाषा वाले कॉलम में देखिए, तो पहले हम इस तरह से लिखते थे। अब हम जो हमारा मानक रूप है, अब हम नए तरीके से जो है भाषाओं को शब्दों को इस तरीके से लिखते हैं। जैसे हिंदी आप देख रहे हैं, मैंने इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, हिंदी में पहले आधा ना बना हुआ था, अब हम जो है वो अंक की बिंदु लगाते हैं। तो ये हमारा मानक रूप है और ये हमारा अमानक रूप है जो हम पहले प्रयोग करते थे, अब इसको मान्यता नहीं दी जाती। तो बच्चों अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए कि आप तो यह जान ही चुके होंगे कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यदि भाषा में एक रूपता ना लाई जाए तो भाषा भाषा ना होकर खिचड़ी भाषा बन जाती है। अर्थात कोई किसी तरह से लिखेगा, कोई किसी तरह से बोलेगा, तो वो जो है उसका भाषा का रूप सही ना रहकर एक खिचड़ी वाला रूप बन जाता है, कि मिला जुला रूप बन जाता है, वो हो जाती है खिचड़ी भाषा। तो उसको हम नहीं मान सकते, तो जिसका कोई अर्थ नहीं रहता। अतः भाषा में एक रूपता रखने के लिए ही भाषा को मान्यता प्रदान की गई है, जैसे उसे कहते हैं हम मानक भाषा। कभी कभी भाषा के विकास में वर्णों को लिखने का ढंग बदल जाता है, वही जैसे मैंने आपको बताया। जैसे आप नीचे आइए, विद्यालय देखिए, इसमें एक वर्ड दिया गया है विद्यालय। विद्यालय को पहले कैसे लिखते थे और अब हम इसको दा अलग करके उसका नीचे हलंत लगा के तब उसको हम दो दा और या को अलग कर दिया है। तो ये हमारा मानक रूप है। इसका प्रभाव शब्दों तथा भाषा को लिखने पर पड़ता है। हिंदी का मानक रूप निश्चित किया गया है, अर्थात एक रूप निश्चित किया गया है, वही हमको प्रयोग करना चाहिए, तभी हमारी भाषा प्रभावशाली और स्पष्ट बनती है। नीचे आते हैं लिपि पर। लिपि क्या है बच्चों? देखिए लिपि आपने पहले भी पढ़ा है और फिर एक बार मैं आपको बता रही हूँ कि लिपि किसे कहते हैं। बच्चों किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को या विधि को, ढंग या विधि एक ही बात होती है, कि किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को या विधि को लिपि कहते हैं। अर्थात हर भाषा को लिखने का ढंग अलग होता है। आप सबको पता है ये बात, इंग्लिश अलग ढंग से लिखी जाती है, हिंदी अलग ढंग से लिखी जाती है, उर्दू अलग ढंग से लिखी जाती है, और कोई भाषा भी है, सबको लिखने का ढंग अलग होता है। तो वो जो ढंग है, वो जो विधि है, वही उसकी लिपि कहलाती है। तो प्रत्येक भाषा को लिखने की कोई ना कोई विधि होती है, उसे लिपि कहा जाता है। संसार भर की भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। भारतवर्ष में हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसके अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ देवनागरी लिपि है हमारी हिंदी भाषा की, और भी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो नीचे आते हैं बच्चों व्याकरण पर। व्याकरण क्या है? देखिए इसको पढ़ने से पहले मैं आपको अपने शब्दों में समझाऊंगी कि व्याकरण किसे कहते हैं। बच्चों हर भाषा के अपने नियम होते हैं और उन नियमों में बंधकर ही भाषा शुद्ध और प्रभावशाली बनती है। अर्थात जब तक हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे, हम भाषा को ना तो शुद्ध रूप से लिख सकेंगे, ना पढ़ सकेंगे, ना समझ सकेंगे।
ना ही उसको हम दूसरे को समझा सकेंगे। तो भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए नियमों का होना आवश्यक है, और उन नियमों का संग्रह ही व्याकरण कहलाता है। और बच्चों ये भी मैं आपको बात बता दूं कि हर भाषा का अपना व्याकरण अलग होता है। तो आइए पढ़ते हैं इसको कि व्याकरण के बिना भाषा अधूरी होती है, क्योंकि व्याकरण ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण एक शास्त्र है, इसके नियमों द्वारा ही भाषा का शुद्ध रूप निर्धारित होता है। वही बात है जो मैंने आपको बताई, किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। व्याकरण ही भाषा को सुंदर व शुद्ध रूप से व्यवस्थित करता है। तो बच्चों ये इसके भेद हैं, व्याकरण के 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसके भेदों में क्या कहा गया है। पहला आपका भेद आता है वर्ण विचार। बच्चों वर्ण विचार में हम वर्णों के उच्चारण, बनावट आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि वर्ण किस प्रकार से बनने चाहिए, कैसे उसकी बनावट होनी चाहिए, कैसे उसका उच्चारण करना चाहिए। इन सब बातों का अध्ययन हम वर्ण विचार में करते हैं। दूसरा आपका आता है शब्द विचार। शब्द विचार में हम अध्ययन करते हैं कि शब्दों की बनावट कैसी होनी चाहिए, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, और शब्दों के भेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। तो शब्दों के जो भेद हैं उनको जानना, उनकी बनावट के बारे में जानना, शब्दों की उत्पत्ति अर्थात रचना के बारे में जानना, ये सब हम शब्द विचार में अध्ययन करते हैं। तीसरा आता है आपका वाक्य विचार। वाक्य विचार में बच्चों वाक्यों के भेदों का, वाक्य के प्रयोग का तथा रचना आदि में आदि के बनावट में ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिनका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्यायों में करेंगे। हमने पहले भी इसका अध्ययन किया है 6th क्लास में भी, और अब नेक्स्ट चैप्टर्स जो आएंगे हमारे उसमें भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी हमने यहाँ पढ़ा, इससे भी हमारी समझ में आता है। तो चलिए चलते हैं नीचे याद रखने योग्य बातों पर। तो ये बच्चों ये कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। ये पूरे चैप्टर की बच्चों एक समरी होती है, आप इसको पढ़ लीजिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स भी बच्चों इसी याद रखने योग्य वाले कॉलम से आपको मिल जाते हैं। तो आप इनको पढ़िए और लर्न कर लीजिए, इसी से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर बच्चों। मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अभी दूंगी इसी वीडियो में। पहले हम एक्सरसाइज पर आते हैं। तो बच्चों सेकंड एक्सरसाइज आपकी है कि निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। तो देखिए ये इसके मानक रूप हैं, आरंभ, सुंदर, अंत। इसमें बच्चों आधा माँ बना है आरंभ में, तो हमने इसका मानक रूप देने के लिए रा के ऊपर अंकी बिंदु लगा दी है। तो सुंदर है आपका, तो सुंदर जो है वो आपका अंकी बिंदु हमने इसमें लगा दी है। अब हम आते हैं अंत। अंत पर हमने अंकी बिंदु लगा दी है। इसी तरह से ये इस साइड के हैं, देख लीजिए ये आपके मानक रूप हैं, ये आप और ये अमानक रूप है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। देखिए एक्सरसाइज नंबर 3 ये आपकी फिलअप्स है। इसमें हमें क्या करना है, उचित शब्दों के द्वारा इन वाक्यों को हमें पूरा करना है। देखिए कि व्याकरण के बिना भाषा अधूरी, पहले वाक्य में आएगा अधूरी, दूसरे वाक्य में आएगा आपका मौखिक और लिखित, तीसरे वाक्य में आपका आएगा गुजरात, चौथे वाक्य में 1949, पांचवें वाक्य में 1652, छठे वाक्य में आपका आएगा रोमन, और सातवें वाक्य में आएगा देवनागरी, और फिर आपका आएगा पंजाबी और हिंदी। तो ये मैंने आपको फिलअप्स करा दिए। नेक्स्ट पर आते हैं ट्रू और फॉल्स। ये क्या है हमारे ट्रू फॉल्स में, देखिए इसका आंसर देखते हैं कि भाषा को हम बोलकर प्रकट करते हैं, बिल्कुल सही है। भाषा के 2 रूप होते हैं, बिल्कुल सही है। व्याकरण भाषा को अशुद्ध बनाता है, नहीं बच्चों गलत है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करता है। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है, जी बिल्कुल सही है। भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता, ये बात गलत है बच्चों, ये सेंटेंस गलत है। लिखित भाषा स्थायी भाषा होती है, बिल्कुल सही। ये आपका कॉलम है, कुछ करने के लिए है इसमें, तो आप यहाँ कुछ भी, ये आपका होमवर्क है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भाषा के बारे में लर्न करके यहाँ लिख सकते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा किसे कहते हैं, ये सब आप यहाँ इस कॉलम में लिख सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं बच्चों। बच्चों ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। देखिए तो मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पिक्चर में है, लेकिन मैं आप इसको पढ़ के भी मैं आपको बता रही हूँ, देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपको, देखिए कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं, जैसे टेलीफोन पर बात करना, पत्र या प्रार्थना पत्र लिखना। सेकंड आपका क्वेश्चन है
भाषा के कितने रूप होते हैं? इसका आंसर ये है, देखिए कि भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। थर्ड आंसर है आपका कि बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, केवल उस क्षेत्र के लोग ही उसे बोल और समझ सकते हैं। हाँ, बोली भी भाषा का ही एक रूप होता है, लेकिन उसका अपना कोई लिखित रूप नहीं होता। फोर्थ आता है कि भाषा और बोली में अंतर। बच्चों, ये पेज नंबर 7 पर आपका दिया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही आप टेबल बनाकर लिखेंगे इसमें। उससे पहले आप ये लिख सकते हैं कि भाषा और बोली में निम्नलिखित अंतर है, उसके बाद टेबल बनाएंगे, फिर आप उसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आते हैं। भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये देखिए, ये आपके क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसका आंसर है ये कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली। लास्ट आपका आंसर है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के मुख्यतः 3 रूप होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो ये देखिए बच्चों, ये आंसर यहाँ दिए गए हैं इसके। तो आप क्वेश्चन आंसर्स एक कॉपी बनाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको 2 कॉपी बनानी है, एक हिंदी फर्स्ट के लिए और एक हिंदी सेकंड के लिए। आमोदनी के लिए आपने कॉपी बना ली होगी। अब ये व्याकरण है आपकी, इसके लिए भी आपको एक कॉपी बनानी है, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। आप एक्सरसाइज का कोई भी पार्ट कॉपी में नहीं लिखेंगे, आप बुक में से ही लर्न करेंगे। तो ये आप लिख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं बच्चों। यही आपका होमवर्क है कि आप सारे क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज समय पर लर्न करें और समय का सदुपयोग करते रहें। और यही बस मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपनी पढ़ाई का, अपनी स्टडी का ध्यान रखें बच्चों। थैंक यू।